मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज बात करने वाले हैं पटवार भर्ती 2025 के बारे में। और जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। और उसमें है वो अपन बात करने वाले हैं आवेदन फॉर्म है वो प्रारंभ है वो हो चुके हैं। अब आप किस विभाग से है वो आवेदन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और क्या गलती करें नहीं करें, क्या स्पोर्ट्स जो कोटा है, जो खेल सर्टिफिकेट के बारे में भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अदर से अदर मतलब पूरा नोटिफिकेशन ही अपन है यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं आपके साथ में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अपन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पटवार भर्ती 2025 के बारे में यदि बात करें तो राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व जो ये जो तीन जो उप विभाग यहाँ पे दिए हुए हैं, भू अभिलेख, भू प्रबंधन और उपनिवेशन। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो बच्चों को हो रहा है। तो इस पे अपन बात करते हैं कि यदि वरीयता श्रेणी में भू अभिलेख को चुने या फिर भू प्रबंधन को चुने या भू उपनिवेशन को चुने, तो ये बहुत बड़ा है वो आपको मैं आगे बताऊंगा इसको पूरा डिटेल से है, इस चीज़ को बात करने वाले हैं अपने यहाँ पे। तो जैसे अपन अपने जो गांव में जो पटवारी वगैरह जो होते हैं, तो वो काम करते हैं भू अभिलेख वाला। तो आपको सबसे पहले जो आपको अगर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ना, अगर आप आपके गांव में गांव अपनी पंचायत में को छोड़कर बाकी आपके आसपास वाले एरिया में यदि आप ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा भू अभिलेख वाला जो ऑप्शन है। जो उसको आपको है वो आपको फॉर्म भरते टाइम है वो आपको करना पड़ेगा। और फिर भू प्रबंधन एक होता है, भू प्रबंधन होता है वो जिला लेवल पे होता है। तो आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। और एक उपनिवेशन होता है जो कि नहरी क्षेत्रों के लिए काम करता है। तो अगर आप नहरी क्षेत्र जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया हो गया, और या फिर जो जैसे कोटा बूंदी वाला जो एरिया हो गया, तो उसमें आपकी वहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। और आपका वहाँ से ट्रांसफ़र भी होना है वो मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल क्या होता ही नहीं है वहाँ पे, अगर आप इन दो में भरते हैं तो वो आपको ड्यूटी है वो आपको वहीं पे करनी पड़ेगी जहाँ पे इनका ऑफिस होगा। वहीं पे आपको अगर फील्ड का काम करना है तो सबसे पहले वरीयता सूची में आपको किसको चूज करना है उस चीज को लेकर यहाँ पे यदि बात करें तो भू अभिलेख वाले को सबसे पहले आपको वरीयता देनी है। तो अभी आपको भी पता है कि कुल टोटल पद हैं वो बहुत कम आए हैं। और ये पद मुझे लगता है जहाँ तक है कि यदि भर्ती अभी एग्जाम हो जाएगी तो शायद पोस्ट बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2020 पोस्ट हैं वो बहुत कम है और 3 साल में जाके भर्ती आई है। तो इसके लिए भी यदि हो सकेगा तो अपन है वो सरकार के नुमाइंदों के सामने अपनी है वो बात रखेंगे। अब देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये जो सीईटी के आधार पर, सीईटी स्नातक के आधार पर ये भर्ती है वो हुई है। और समान पात्रता परीक्षा स्नातक के आधार पर के आयोजन करवाया गया है इसका। और जो पटवारी की जो पदों की योग्यता जो रखते हैं उसमें ये आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन है वो ऑनलाइन है, वो आपसे मांगा गया है इसमें आवेदन। अभी दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। आवेदन चयन के बाद जिस जिले या विभाग में पद स्थापन चाहते हैं आप, उन जिलों या विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। इस चीज को आप जरूर ध्यान रख लेना। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि आप वरीयता क्रम को यदि आप वो कर रहे हो ना, आप डिफाइन कर रहे हो वरीयता क्रम आपका, आपको पता है वरीयता क्रम इसमें जो वो तीन अभी मैंने बताया था, भू अभिलेख और अपन ऊपर से देख के आए थे। तो अभी एक बार वापस इस पे चर्चा कर लेते हैं कि गलती नहीं हो। एक था भू अभिलेख, एक भू प्रबंधन और एक उपनिवेशन। तो सबसे पहले यदि आप अपने गांव में जो पटवारी होते हैं जिन पे आप साइन करवाने के लिए जाते हो, जो राजस्व पटवारी होते हैं जो पंचायत स्तर पर जो बैठते हैं, तो अगर आप उनमें अगर आप लगना चाहते हैं तो आप सबसे पहले भू अभिलेख वाला ही जो वरीयता क्रम है वो दें। उसको सबसे पहले प्राथमिकता वरीयता क्रम में भू अभिलेख वाले को ही दें। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी को लेकर है बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई इनका क्रम है वो किस तरीके से रहेगा और क्या क्या क्रम हमको रखना चाहिए। तो यदि आप इनकी वरीयता उन
आगे पढ़ते हैं इनमें उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय, यदि आप वरीयता वाला नहीं किया जाएगा तो प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा ही तय कर दी जाएगी और बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात राजस्व मंडल द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थियों को दी गई जो प्राथमिकता के अनुसार जिले आवंटन के अनुसार किया जाएगा। आवेदक जिलों या विभागों की प्राथमिकता क्रम है वो ध्यान पूर्वक भरे, यानी कि बोर्ड ने एकदम क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो है वो आवेदक है वो अपनी प्राथमिकता का जो क्रम है वो यहाँ पे सुनिश्चित क्रम में आराम से भरे, एक बार देखें वीडियो को उसके बाद में ही आप वरीयता के आधार पर भरे, नहीं तो अगर आपकी गलती हो गई तो आपकी पोस्टिंग है वो बाहर भी आपको मिल जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रख लेना और वहाँ से ट्रांसफ़र होना पूरा आजीवन, मतलब आपकी जहाँ तक जो ड्यूटी रहेगी वह आपकी बाहर ही करनी पड़ेगी, आपको आपका गृह जिला नहीं मिलेगा। कुल मिला के बात ये है यहाँ पे। अब अगली बात पढ़ लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समस्त वांछित जो सूचना अवश्य अंकित करें और आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की जो वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। और आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आप वहाँ पे पत्र लिखे बोर्ड में यदि आप सुधार के लिए मांग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बोर्ड ने है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया आपको पता है कि OTR के माध्यम से होती है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। यदि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको यहाँ पे लगेंगे, आपके कितने पैसे लगेंगे, 1 माह पुराना है वो नवीनतम फोटो है वो यहाँ पे आपको चाहिए। 1 माह पुराना ही फोटो, 1 माह से ज़्यादा पुराना फोटो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और यदि देखें OTR कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो ई मित्र वाले के वहाँ पे आप जाके वहाँ पे वो OTR करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज अपन ले लेते हैं। इसमें यदि बात करते हैं तो OTR वगैरह का देख लेते हैं, वो सारे ई मित्र वाला है वो आपका कर देगा। तो नेक्स्ट यदि इसमें देखें कुछ इम्पोर्टेंट जो सूचना अपने हिसाब से यहाँ पे होता है तो ये सामान्य वर्ग और जो क्रीमी जो श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के MBC OBC और जो कि जर्नल इनके तो हैं 600 रुपये और इनके SC ST वालों के हैं 400 रुपये और समस्त जो दिव्यांगजन हैं उनको OTR के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के 400 रुपये देने पड़ेंगे। और जिसने भी पहले से OTR करवाया हुआ है उन्हें कोई शुल्क है यहाँ पे देना है वो नहीं पड़ेगा। अब थर्ड पेज ले लेते हैं। थर्ड पेज में है ये अपना जो वर्गीकरण है वो है, तो इसमें कुछ अपन इनको स्केप कर देते हैं। तो यहाँ तक अपन ने स्केप कर दिया है। और ये जो आरक्षण वगैरह मामला था उसका अब बात कर लेते हैं। कार्मिक विभाग पात्र महिला, इसमें कुछ अपन को कुछ मिलेगा नहीं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इसमें भी अपन को कुछ खास है नहीं। अब बात करते हैं 8वें पेज को लेकर बात करते हैं। तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बात करते हैं। तो जो भी आपको चाहिए होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप खेले हुए हैं तो और उनका आपको यहाँ पे देना होगा। और ये जो रेड लाइन है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख कर जाएं। इसको मैंने काफ़ी जूम कर दिया है। कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5 में वर्णित आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे है वो ये PDF अपलोड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये श्रेणियों के अंतर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये एकदम स्पष्ट है, यहाँ पे कहा गया है उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। ये ध्यान रखना कि यदि जो लास्ट डेट है एग्जाम आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे होना चाहिए। अब ये जो रेड लाइन है इसको पढ़ लेते हैं।
हाँ, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले कई भाइयों का कॉल आया था कि भाई अ, अभी जो स्पोर्ट्स कोटा है तो उसमें है क्या कुछ यहाँ पे पटवार में बताया गया है, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। जो आपने पहले जो खेल प्रमाण पत्र स्टार्टिंग में लगाया है उसी को मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप बाद में जो आपकी जब डीवी होता है तो आप अगर दूसरा खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वो इसके लिए मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र या फिर डिबार है वो यहाँ से कर दिया जाएगा बोर्ड से। अब अपन आगे देख लेते हैं इसमें। अब दिव्यांगजनों के लिए भी एक है वो यहाँ पे बोर्ड ने एकदम भारी सूचना है वो जारी की गई है। और जो आजकल जो ये दिव्यांगजनों की जो सीटें खा रहे हैं लोग, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा काम है बोर्ड ने यहाँ पे किया है। तो बोर्ड ने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य का यदि कोई आप बाद में दूसरा चेंज करवा के या फिर कुछ ऐसे भी किसी भी फर्जी या जाली तरीके से आप बनवा के आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो वो उस आपको डिबार या आप अपात्र हैं वो घोषित है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर है वो लिखा हुआ है। ये चीज आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पात्रता और शैक्षिक योग्यता पे यदि बात करते हैं तो आपके पास स्नातक आधार पे, ये सभी को पता है कि स्नातक आधार पर ये जो है वो भर्ती हुई थी। और इसको लेकर यदि बात करें तो इसमें एकदम लिखा हुआ है एकदम क्लियरली। जो रेड वाला एरिया है उसको अपन है यहाँ पे अपन बात करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीए तो किसी ने भी कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन कई भाइयों के क्या है आरएससीआईटी नहीं हो पाई है या फिर आरएससीआईटी उनके अपेयरिंग में चल रही है या फिर लास्ट डेट वाले मतलब लास्ट ईयर वाले जो भी भाई हैं वो क्या इसमें एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ को लेकर अपन है यहाँ पे एक बार पढ़ के आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। तो आवश्यक यही है कि आपके पास कंप्लीट तो स्नातक यहाँ पे होनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं यदि अपेयरिंग वाला स्नातक मान्यता प्रदान की गई है तो यहाँ पे एकदम क्लियरली किया गया है। अंतिम वर्ष के, तो अंतिम वर्ष के अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा व प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड कर। हाँ, तो ये यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि अपेयरिंग है यहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आप पहुंच चुके हो तो आप आराम से एलिजिबल हो इसके लिए, तो और आप पटवार भर्ती में बैठ सकते हो। और यदि आपने कंप्यूटर वाला भी जो योग्यता है वो लेकिन इसमें ये कहा गया है प्रवेश लिया गया रसीद वगैरह जो आपने दी गई है सगना इसमें ऊपर ये कहा गया है कि भाई शैक्षणिक अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं तो उन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको देख के भी जानी चाहिए। यदि किसी भी भाई के शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व, परीक्षा की यदि डेट से पूर्व आपका रिजल्ट थर्ड ईयर का नहीं आया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये आप ध्यान ध्यान करने योग्य बात है। और आप फॉर्म नहीं भरें क्योंकि बोर्ड ने है वो फॉर्म बहुत सारे आ रहे हैं और लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं और उस पर आपको फिर पेनल्टी लगेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यदि आपका रिजल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाए और आप एक बार क्लियर कर लें, चाहे आरएससीआईटी का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो एक बार आप ये इस चीज़ को आप ज़रूर क्लियर कर लें कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आ पाएगा। उसके बाद में ही आप फॉर्म अप्लाई करें भाई। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं
अन्य जो शर्तें हैं इनमें ऐसी कुछ अपन को लग नहीं रहा है। आयु, हाँ, एज है, एज पर अपन डिस्कस है वो कर लेते हैं। इसमें अब की बार क्या क्या किया, पिछले 3 साल में भर्ती नहीं आई थी तो 3 साल अब की बार दिए हैं। 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु है वो प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसमें आरक्षण का अलग से भी प्रावधान है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो 3 वर्ष नहीं होने, पिछले 3 वर्ष में कोई भी पटवार भर्ती नहीं हुई थी तो उसको लेकर अब 3 वर्ष अदर जो है वो छूट दी गई है। और अलग अलग जो सामान्य वर्ग की लिए 5 वर्ष है और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग, इनके लिए 10 वर्ष की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। 10 वर्ष तक की भी छूट यहाँ पे दी जा रही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप है अपना फॉर्म है वो अप्लाई है वो यहाँ पे करें। फिर उसके बाद में देख लेते हैं तो सेना पेंशन वगैरह की यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिस पर अपन डिस्कस है वो कर सके। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आवेदन कैसे करें, आवेदन ऑनलाइन होगा आपका, कोई दिक्कत है उसमें है आपको नहीं आने वाली है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं, वीडियो है वो काफ़ी लंबा यहाँ पे हो चुका है। तो आवेदक की जो फोटो है इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान रखें। आवेदक का फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो अधिकतम 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मोबाइल से या फिर अन्य से फोटो नहीं खींचा गया हो और पृष्ठभूमि ठीक होनी चाहिए। और जो ये चीज़ें हैं वो आपका जो ई मित्र वाला है, कंप्यूटर वाला है, वो सारी चीज़ें हैं वो आपको कर देगा। आपको आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय 2 फोटो को मिलाकर है वो मोस्ट फोटो नहीं बनानी है और फोटो एडिटर ऐप से भी फोटो से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसा बोर्ड ने यहाँ पे क्लियरली बताया गया है यहाँ पे है। अब यहाँ पे और ये बिना साक्ष्य या दस्तावेजों के भेजी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये कैसे है, ठीक है, ये तो कुछ ऐसा है, इसमें कुछ खास है वो नहीं है। इसमें है ऑनलाइन आवेदन को कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या प्रक्रिया क्या रह सकती है। ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन आवेदन आपका स्वीकार है वो नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन यहाँ पे किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और आप भी नोट कर लेना भाई कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आवेदक निर्धारित शुल्क के बाद में भी हो जाएगा, 300 रुपये देकर है वो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में भर्ती उक्त सूचनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की गई थी, जैसे पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, लिंग आदि में है वो आपकी कोई क्या नहीं होगी, चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यताओं में प्रथम आवेदन में अंकित जो योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता या पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड या संबंधित विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जा सकती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट जरूर है। यदि कोई भाई अपने जो शैक्षणिक जो योग्यता है उसको यदि कोई चेंज करता है, एडिट करता है फॉर्म में, तो 300 रुपये देकर तो उसका बाद में बोर्ड जांच कर सकता है। ये बोर्ड ने यहाँ पे बोला है कि दोनों चीज़ों की यहाँ पे जांच कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का जो है वो ऑनलाइन माध्यम में कोई संशोधन नहीं, परीक्षा आयोजन के उपरांत इस चीज़ को ध्यान रख लेना। एक बार ये और क्लियर कर देता हूँ कि यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि है वो रह जाती है तथा किसी कारणवश आवेदन करने के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने का एक और अंतिम मौका है। वो परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवस हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है। 7 दिन तक 1 माह पहले परीक्षा आयोजन के आपको ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का टाइम है वो मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के बाद आपको कोई आवेदन में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना भाई। और
शैक्षणिक योद्धा ऑनलाइन आवेदन। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत लंबा वीडियो है, यहाँ पे हो चुका है और अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये लीजिए और पाठ्यक्रम पर बात कर लेते हैं। परीक्षा के जो स्कीम है उस पे अपन बात कर लेते हैं। तो परीक्षा में क्या क्या है वो यहाँ पे आने वाला है। तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की 38 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान के यदि बात करें तो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आने वाली हैं। और जनरल इंग्लिश एंड हिंदी की यदि बात करें तो 11-11 क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एंड एफिशिएंसी के यदि देखें तो 45 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है। और बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन का, ऐसे करके टोटल 150 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे फुल डिटेल सिलेबस भी आपको है वो प्रोवाइड है, बोर्ड ने करवा दिया गया है। तो आई होप ये है वो लास्ट पेज यहाँ पे आ चुका है। आई होप आपको वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन लगभग मैंने जो पटवार भर्ती को लेकर जो भी भाइयों के जो भी डाउट थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर है वो कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आपको आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं भाई। इसी के साथ राम राम भाइयों।